He is presently Secretary General of Council of Teacher Education Foundation, Delhi NCR chapter. He has been awarded 3 times for his contribution to education. I welcome you, sir, and request to enlighten us with your thoughts on topic criterion 3, that is research and outreach activities. Thank you, sir. Dr. Sanjay Kumar, sir. Thank you very much, sir. सबसे पहले तो मैं सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि सत्येंद्र सर ने थोड़ा सा डिले बताया कि वो बिजी हैं और फिर 45 मिनट का हमने टाइम भी लिया कि शायद फ्री हो जाएं, कुछ इस तरह की चीज में फंस गए वो कि पॉसिबल नहीं था और फिर फाइनली डिसीजन ये लेना था कि या तो इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन करें, आज कराएं। तो 5 मिनट्स पहले मुझे लगा कि ठीक है, कुछ चीजें पीपीटी शायद थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड होंगी लेकिन आज ही करते हैं इसको, तो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं आपके सामने हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ सभी को। जो भी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं और लास्ट में जब मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रोक्स 45 मिनट्स में मान के चल रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके लास्ट के 15 मिनट्स में हम ले लेंगे और आप ऑटो ओपन कर दिए जाएंगे 1 बाय 1 और फिर आप जैसा भी इस क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो म्यूट कर रहा हूं सभी को। नाउ पीपीटी प्रेजेंटेशन। जस्ट मुझे चैट बॉक्स में यस करके बता दीजिए कि आपको मेरी जो पीपीटी है नजर आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया थर्ड, 100 मार्क्स का नहीं कहूंगा मैं, इसे वेटेज का कहूंगा। वेटेज मींस टोटल 1000 अगर का स्कोर है नेक में तो उसमें से 100 का जो वेटेज है वो क्राइटेरिया थर्ड का, यानी कि 10% आपका रिसर्च और आउटरीच एक्टिविटीज से रिलेटेड है। दूसरा, किसी भी पॉइंट पर जो स्कोरिंग है 0 to 4 के रेटिंग स्केल में होती है इसमें, और फिर मल्टीप्लाई होता है आपका जो वेटेज होता है उससे। तो स्कोरिंग का एक अलग मेथड है, लेकिन बहुत सारी चीजें स्कोरिंग में ये क्लियर नहीं है कि पहले से मैं आपको बता पाऊं कि किसी भी चीज को देख करके आपको फुल स्कोर मिल ही जाएंगे, क्योंकि उसमें 3 टाइप्स का डेटा ही डिमांड करते हैं। वैसे तो बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 पार्ट्स में हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इनके जो क्वांटिटेटिव वाला पार्ट है उसको भी 2 पार्ट्स में लेके चलता हूँ। वो कैसे कि क्वालिटेटिव में तो ये लोग रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हैं कि भाई कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से होगी। लेकिन जो दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव वाला इनका, उसमें वो 2 टाइप्स की डेटा के डिमांड करते हैं। एक तो चेकलिस्ट की फॉर्म में कि क्या ये चीजें आप करते हैं, तो टिक मार्क कर लीजिए उस पर, क्योंकि मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से नजर आता है जब डिटेल करते हैं, बीच में टिक करना होता है। और एक है कि जो हमें नंबर्स की फॉर्म में डेटा देना होता है नेक को, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो इस जो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे ये डेटा नंबर में देंगे। एक तो इस तरह का डेटा डिमांड करता है नेक। दूसरा, कौन कौन प्रेजेंट थे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ये चेकलिस्ट में आ जाता है जिसको कि मार्क करना होता है हमको। तो ये समझने के लिए एग्जांपल था कि किस तरह का डाटा ये लोग डिमांड करते हैं। और इस क्राइटेरिया की खास बात ये है, स्पेसिफिकली अगर मैं यूनिवर्सिटीज को छोड़ दूं, क्योंकि हम तो बात आज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कर रहे हैं, तो जो ए ग्रेड कॉलेजेस हैं, मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा जिन्होंने एक्रेडिटेशन नहीं कराया, जो ऑलरेडी एक्रेडिटेड है और ए ग्रेड कॉलेज है, सबसे वीकेस्ट पॉइंट अगर कहीं पर नजर आता है तो वो रिसर्च और आउटरीच एक्टिविटीज में आता है।
और स्पेसिफिकली रिसर्च और आउटरीच एक्टिविटीज में भी रिसर्च वाला पार्ट, क्योंकि आउटरीच वाला पार्ट ऐसा है जिसकी वजह से इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाते हैं कॉलेजेस। अदरवाइज रिसर्च वाले एरिया की बात करें तो डेफिनेटली बहुत पुअर स्कोर रहता है, इवन ए ग्रेड कॉलेजेस की भी मैं बात करूं तो। इसको अगर हम डिवाइड करें क्राइटेरिया को, क्योंकि आप नेक की एफडीपी में हैं आज, और आप समझते होंगे कि सबसे पहले क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया के बाद इंडिकेटर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं क्राइटेरिया को, कि ये वो इंडिकेटर्स हैं जो सपोर्ट करेंगे कि यस अगर इस इन एरियाज में हम अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिसर्च और आउटरीच एक्टिविटीज में हम कर रहे हैं, और अगर इनमें अच्छा नहीं कर रहे तो फिर डेफिनेटली इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया में भी अच्छा नहीं कर रहे। तो की इंडिकेटर्स हमारे सेकंड स्टेप पर आ गए, और की इंडिकेटर्स में आप देखेंगे कि 4 की इंडिकेटर्स हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च, जिसका कि वेटेज, अगर मैं कहूंगा वेटेज आउट ऑफ 130 30% का वेटेज है इसको। एंड रिसर्च पब्लिकेशंस 15% का वेटेज है, तो टोटल मिलाकर आउट ऑफ 100 45% का जो वेटेज है इस आपके क्राइटेरिया में, वो रिसर्च वाले पार्ट का है। और रेस्ट जो 55 वाला पार्ट है, 55% वो आपकी आउटरीच एक्टिविटीज, कोलैबोरेशंस और लिंकेज वाला, या हम कह सकते हैं कि वो आउटरीच एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसमें एक कैंडिडेट ने हैंड रेज किया, जरा मैं पूछ लूं क्या कहना चाहते हैं वो। मुकेश, ये डाउन कर लिया, चलिए अच्छी बात है। सो इस तरीके से ये जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है डिवाइडेड है। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना क्राइटेरिया नंबर, इंडिकेटर नंबर 3.1 लेते हैं, जिसमें कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च। बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि रिसर्च के जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से आप मोबिलाइज करते हैं। इसके बाद जब हम इंडिकेटर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इंडिकेटर्स के बाद आते हैं मैट्रिक्स। ये काफी हद तक वैसे ही काम करता है नेक का जो मैनुअल है। जैसे कि हम कभी रिसर्च कर रहे हो तो जो हमारा रिसर्च टूल होता है, क्वेश्चनियर होता है, उसमें डायमेंशंस होती हैं, तो डायमेंशंस को आप इंडिकेटर्स कह सकते हैं जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। और फिर क्वेश्चंस होते हैं। तो जो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मींस क्वेश्चंस। तो आपको ईच इंडिकेटर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर करना है, और जैसा कि मैंने बताया आंसर्स 3 फॉर्मेट में होता है इसमें। नेक वाले तो 2 फॉर्मेट की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, लेकिन मैं क्वांटिटेटिव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूँ। चेकलिस्ट फॉर्म में आंसर करेंगे या फिर आप नंबर्स में आंसर करेंगे, ये 2 तरह की चीजें। तो ये जो 3.1.1 और 3.1.2, ये जो 2 क्वेश्चंस वो आपके 3.1 जो इंडिकेटर है रिसर्च मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च, इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो ये है कि नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, और दूसरा ग्रांट रिसीव। तो आपस में रिलेटेड है। प्रोजेक्ट्स मिले होंगे तो डेफिनेटली ग्रांट भी मिली होगी मॉनेटरी फॉर्म में, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। तो इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोनों, इससे रिलेटेड डिमांड करते हैं। तो इसमें अभी तक जो देखा गया है इन प्रैक्टिस, गवर्नमेंट कॉलेजेस कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस को जो चांस है इस तरह के स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बॉडी से जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलने वाले जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, और यह ना के बराबर ही रहते हैं। इसमें जो ये लोग डिमांड करते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा इनका वो दिखाने की कोशिश करूं, जो टेम्पलेट है या जो नंबर ये डिमांड करते हैं आपसे, एक मिनट, जो थोड़ा सा, यस। सो ये एक डेटा है जो ये आपसे डिमांड करेंगे, और आई होप आपको फ्रॉम ईयर टू टाइप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ये नजर आ रहा होगा। यस कर दीजिए चैट बॉक्स में अगर किसी को ये नजर आ रहा है तो। ईयर टू टाइप गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, ओके, थैंक यू, इट्स एनफ। सो ये एक डेटा है जो इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे डिमांड किया जाता है, और एक सैंपल के तौर पे मैंने एक डाटा ऐसे ही अपने नाम से फिल भी कर दिया है
कि किस ईयर में किस नाम का किस टाइटल पर प्रोजेक्ट मिला है, उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर कौन था, ईयर ऑफ अवार्ड कौन सा था, अमाउंट कितना सैंक्शन हुआ, रिसीव कितना हो गया, प्रोजेक्ट कितने ड्यूरेशन का है, नेम ऑफ द फंडिंग एजेंसी कौन सी थी, और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिया, यूजीसी डेफिनेटली गवर्नमेंट की बॉडी है या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी थी। वापस आ जाते हैं हम अपनी क्वेश्चंस पे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट किया होगा तो ये इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होंगी आपके पास, और अवेलेबल होंगी तो वो डेटा आप इस पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पर इतना रहता है। और एक चीज इसमें मैं बता दूं कि जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं यानी कि एनजीओज हैं, बहुत सी एनजीओज भी ऐसी हैं जो फंड करती हैं और प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, और उसी तरह से करती हैं जिस तरह से गवर्नमेंट करती है। तो वो सर्च करने की बात है नेट पर जाकर या और अदर सोर्सेज से कि कैसे पॉसिबल है। तो इस वाले ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ डेटा फिल हो कॉलेज का, तो उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो मैंने बता दिया आपको कि वो ये है कि या तो गवर्नमेंट बॉडी से या किसी भी एनजीओ से आपको प्रोजेक्ट लेने होंगे। अदरवाइज ये वाला आपका जो ये जो 2 क्वेश्चंस है इनका आंसर ज्यादातर फिर 0 जाता है, स्पेसिफिकली प्राइवेट कॉलेजेस के केसेस में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है या देखा है मैंने कि क्यों ना हम अपना ही एनजीओ बना लें और फिर उसी से अपने कॉलेज को प्रोजेक्ट दिलवा दें। तो उसमें ये होता है कि अगर सेम बॉडी या सेम सोसाइटी है, उसने एक एनजीओ भी क्रिएट कर लिया, उसका कॉलेज भी है, उसकी यूनिवर्सिटी भी है, अगर वो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है इस तरह से, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के मिल नहीं रहे एनजीओ हमें, इस तरह के मिल नहीं रहे जहां से हमें प्रोजेक्ट मिले, तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो अगर वो और वो वैलिड नहीं रहेगा, वो अलग होना चाहिए। तो इन आंसर है कुछ इस तरह से देना होता है। और ज्यादातर आपको बताऊं जो स्कोर है स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में तो काफी मेजॉरिटी 0 नजर आता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इसमें डेटा नहीं फिट करते हैं लोग, कर भी रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है वो ये है। इसके बाद जो फर्स्ट इंडिकेटर था उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यस 3.1.3 जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन हाउ institution to teachers for research purpose during the last 5 years in the form of, क्या बड़ा सिंपल सा इसका मतलब ये, इसमें भी कहीं कुछ स्पेसिफिकली समझने के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक उसकी जरूरत नहीं है एजेंसी कि क्या इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि टीचर वर्क कर रहा है वो अपने टीचिंग स्टाफ को सपोर्ट करता है, किसके सीड मनी फॉर डॉक्टरल स्टडीज और रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कुछ मनी प्रोवाइड करता है पीएचडी कर रहे हैं अगर उसके लिए, या कुछ पेपर पब्लिश होते हैं अगर उनके लेवल के जर्नल्स में, तो उसके भी आप उस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अपने फैकल्टी को, एक इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी में ऐसा होता नहीं है। जो डेटा जो मैंने देखा है या जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ उसमें बहुत, और इसीलिए नंबर ऑफ कॉलेजेस जो नैक कराते हैं वो भी कम ही होते हैं। दूसरा, स्टडी फॉर रिसर्च फील्ड वर्क, अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आपका इंस्टीट्यूशन आजाद जी जरा मुझे बताइएगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कि मैं कौन सी स्लाइड को एक्सप्लेन कर रहा था।
एनीवन कैन टेल मी थ्रू चैट बॉक्स कि कौन सी स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे नहीं पता चल पाया। 3.1 ओके, थैंक यू, सेम स्लाइड। तो उसके बाद ग्रांट स्टडी लीव मीन्स कि अगर आपको स्टडी लीव मिलती है, स्टडी लीव मीन्स डेफिनेटली पेड लीव, अगर विदाउट पेड लीव है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उस तरह की मिलती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं फैकल्टी मेंबर्स को रिसर्च वर्क करने के लिए और कुछ अच्छा रिसर्च वर्क करने के लिए। बाकी इंस्टीट्यूशंस डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, जो उस तरह के रिकॉर्ड्स रखते हैं जो रिसर्च में वर्क हो रहा है इंस्टीट्यूशन में, या ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अच्छी कंप्यूटर लैब है, अच्छी लाइब्रेरी है, या कुछ ऐसी बुक्स जो डिमांड में होती हैं वो मंगाते हैं, या उस तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज की मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शंस इंस्टीट्यूशंस ने ले रखे हैं, जो कहीं ना कहीं फैकल्टी को हेल्प करती है रिसर्च में। तो ये सारी चीजें अगर इंस्टीट्यूशन करता है और तो फिर अच्छा है, फिर फैकल्टी मेंबर्स भी इंस्पायर होते हैं और पॉजिटिवली वर्क करते हैं। डेफिनेटली जो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की, तो वहां पर भी आपको कहीं ना कुछ नंबर, कुछ फिगर नजर आती है, अगर ये वाला इस एरिया जो है 3.1.3 स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट है फिर ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च सर्किल, इंटरनल सेमिनार, इंटरेक्टिव सेशन और रिसर्च। आपने कुछ उस तरह के ग्रुप डिफरेंट कॉलेजेस ने मिला के बनाए हुए हैं कि वो टाइम टू टाइम एक डिफरेंट इंटरवल पर रिसर्च की चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं, वर्कशॉप्स या सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर या सर्वे रिसर्च को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपका इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि हम बात करें इस एफडीपी की, तो अगर इस एफडीपी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो IQAC सेल का एक क्वालिटेटिव इनिशिएटिव हो गया इस कॉलेज के लिए, जो कॉलेज आजाद कॉलेज जो ऑर्गेनाइज करा रहा है। सिमिलरली रिसर्च के एरिया में भी इंस्टीट्यूशंस को चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अगर ये 3.1.3 पर अच्छा वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो बहुत अच्छे नजर आएंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्लाइड नंबर 3.1.4. Institutions has created an ecosystem for innovation and other initiative for creation and transfer of knowledge that include. देखिए अभी तक मैं बात करूं बिफोर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो मुझे IIC इंस्टीट्यूशंस, इनोवेटिव सेल्स बहुत कम नजर आते थे। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले इनिशिएटिव इसमें AICTE ने लिया था, और अब HRD मिनिस्ट्री भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी, वो भी आपको प्रमोट कर रही है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेटिव सेल स्टैब्लिश करें और रिसर्च के एरिया में काम करना स्टार्ट करें। मैंने खुद अपने कॉलेज में रिसेंटली 3 मंथ्स बैक स्टैब्लिश किया है इसको। और इसमें होता है क्या है, जब हम रिसर्च की बात पहले करते थे तो हमें लगता था कि शायद हम अच्छे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं रिसर्च वर्क में, लेकिन अब क्योंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात बहुत ज्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो रही है, तो कुछ ऐसा आउटपुट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल कर आए जिसको कि आप, अगर आप कुछ राइटिंग में है तो कॉपीराइट कराएं उसको, या पेटेंट भी कराएं अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। कई बार होता है कि हम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाले जो लोग हैं वो पेटेंट कैसे कराएं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं। आप देखेंगे कभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाइए और सर्च कीजिए, स्पेसिफिकली जो जूनियर क्लासेस हैं उनके लर्निंग टूल्स, टीचिंग एड्स, इस तरह की चीजों को सर्च कीजिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको डिफरेंट कंपनीज कॉमर्शलाइज, एक कॉमर्शियल लेवल पे बना रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं और वो सेल भी हो रही है। तो जो जिस तरह के आइडियाज इंजीनियरिंग में या बाकी स्ट्रीम में देखे जाते थे वो अब ऐसा नहीं है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग की जरूरत है और एक माइंड को शिफ्ट करने की जरूरत है उस डायरेक्शन में। तो जो ये 3.1.4 है ये उसी तरह का क्वेश्चंस की डिमांड करता है। क्या पार्टिसिपेटिव एफर्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग या बैठकर डिस्कशंस हो रहे हैं कुछ इनोवेशंस को लेके, क्या कोई आइडिया निकल कर आया इनोवेशन जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, अगर आया तो क्या आपने ऑफिशियल अप्रूवल यानी कि
कॉलेज है तो प्रिंसिपल से उनसे लिया और उन्होंने फिर आपको परमिशन भी दी उसको ट्राई आउट करने के लिए, फिर आपको मटेरियल सपोर्ट भी दिया कि जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड यू, एंड फाइनली अगर उसको पेटेंट कराना है, कुछ ऐसा बना लिया आपने आपने मतलब सिंगल टीचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टीम वर्क है। और उसमें अगर काफी सारे डिसिप्लिन हैं किसी इंस्टीट्यूशंस में, तो डेफिनेटली एक टीचर और एक इंजीनियर मिलके भी किसी एक लर्निंग टूल को या टीचिंग एड को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ टीचर एजुकेटर का है। टीचर एजुकेटर के पास आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से कॉन्क्रीट फॉर्म में या किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक इंजीनियर या अदर डिसिप्लिन के टीचर की भी जरूरत हो सकती है। तो इस तरह की जो चीजें, क्योंकि है नहीं ये देखने में, देखें अगर आप अपने इधर उधर तो आमतौर पर ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और थोड़ा सा कुछ वर्क स्टार्ट हुआ है अभी, तो वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में और इंजीनियरिंग में तो खैर पहले से हो रहा था, लेकिन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी भी नहीं हो रहा। मैं खुद सोचता हूँ कि कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो ये बताएं कि टीचर एजुकेशन में किस तरह के चीजें टीचर्स बना सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज किस तरह से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जिन्होंने किए उनकी सक्सेस स्टोरीज हम सुने, जिससे हमें कि आइडिया मिले और जो हमारा ब्रेन है उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करे। तो उस तरह की चीजें भी की जा सकती हैं। स्पेसिफिकली 3.1.4 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आते हैं फिर हम पॉइंट नंबर, जो की इंडिकेटर है हमारा 3.2, टोटल 4 की इंडिकेटर्स थे। रिसर्च पब्लिकेशंस। रिसर्च पब्लिकेशंस में 2 क्वेश्चंस वो डिमांड करता है। एक बात करता है आपसे कि भाई आपके रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स कितने पब्लिश हुए। जब तक ये क्वेश्चन था कितने पब्लिश हुए, तब तक तो बहुत अच्छा था सबके लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने डाला कि वो जर्नल जो यूजीसी की साइट पर या यूजीसी की केयर लिस्ट में है, वो हमारा जो सारा प्लान था वो फिर जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाता है? बहुत कम लोग हैं जिनके पेपर्स उन जर्नल्स में पब्लिश्ड है। तो ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम्स आती है, स्कोर्स कम देखने को मिलता है ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस का। अभी कुछ एक प्रैक्टिस चल रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक पब्लिक डोमेन में रहता हूं तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में भी रहता हूं, तो प्रैक्टिस थी कि अरे ठीक है, हमने जहां भी कुछ पब्लिश किया वो सारा डाल देते हैं, वो अपने आप जाने, मार्क्स नहीं देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना दे मार्क्स, लेकिन हम अपनी तरफ से डाल देते हैं। तो एक जो क्लियर कट क्वेश्चन था कि भाई आप वही डालें जो यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, जो सामने से इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बहुत साफ इंस्ट्रक्शन और हमें समझ में भी आ रही है कि हाँ ऐसा करना है, लेकिन हम उसको वायलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से नेक ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि भाई हम बार बार कह रहे हैं प्लीज यूजीसी केयर के अलावा अगर कोई पेपर पब्लिश्ड है आपके किसी और जर्नल में तो उसको आप यहाँ पर एंटर ना करें। तो वहां पर संभल के रहने की जरूरत है, वहां पर उस तरह के डेटा डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किस तरह का ये डिमांड करते हैं अगर मैं देखूं उसकी फॉर्म में जो हमारा टेम्पलेट है इसका, तो ये कुछ इस फॉर्म में डेटा आपसे डिमांड करते हैं कि किस ईयर में कौन सा टाइटल था पेपर का, नेम ऑफ द ऑथर क्या है, नेम ऑफ द जर्नल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आईएसबीएन नंबर क्या है उसका, लिंक फॉर द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल। यहाँ पर आपको लिंक भी डालना होगा। आपको यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है, जो मैं भी मुझे सुनने में अक्सर आती रहती है कि बहुत से लोग यूजीसी जर्नल्स की स्पेसिफिकली हार्ड कॉपी में डमी जर्नल्स भी पब्लिश करते रहते हैं लोगों से मनी डिमांड करके। तो उनके झांसे में ना फंसे आप, एक राइट अप्रोच से जाएं। और कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि यूजीसी के जर्नल में हमारा पेपर पब्लिश हो, तो फिर आप कोलैबोरेशन करें, किसी ऐसे टीचर के साथ कोलैबोरेशन करें जो उतना कैपेबल है, जिसे आप जानते हो। कंबाइंड, आप उसका नाम पहले रहेगा, आपका बाद में रहेगा, आप थोड़ा ज्यादा काम करोगे, आपको सीखने को भी मिलेगा। तो उस तरह की अप्रोचेस, मतलब इंस्टीड ऑफ गिविंग मनी, और वो वेस्ट जा रहा है आपका मनी अगर आप ऐसे किसी झांसे में फंसते हैं। आप ठीक से चेक करें। अक्सर लोग कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए हम उस जर्नल में पब्लिश कर देंगे। अब ठीक से चेक करेंगे तो मेजॉरिटी में पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट डेटा है और आपका जो पेपर पब्लिश हुआ एक्चुअल में यूजीसी केयर जर्नल में नहीं है ठीक से। तो कई बार आप वहां तक सर्चिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं,
और आपका पेपर पब्लिश हो जाता है और आप दावा भी कर रहे होते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो वहां पर अवेयर रहने की जरूरत है। और मैंने बताया कि आप कोशिश कीजिए कि यूजीसी केयर में पब्लिश हो, मुश्किल नहीं है। हाँ, जब हम कॉम्पिटेंट नहीं होते, हमारा एक भी पेपर नहीं पब्लिश होता, तो फिर कोलैबोरेशन कीजिए, टाई अप कीजिए, लोगों से कनेक्ट हुई, एक दूसरे कॉलेज के टीचर से कनेक्ट हुई अगर आपके टीचर आपके कॉलेज में नहीं है वैसा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पहली बार सक्सेसफुल हो पेपर पब्लिश कराने में उस तरह के जर्नल्स में। दूसरा फिर जो डेटा ये डिमांड करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बुक्स एंड चैप्टर्स। बुक्स एंड चैप्टर्स इन एडिटेड बुक्स पब्लिश्ड एंड पेपर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। यहां पर जितनी भी आपकी नेशनल इंटरनेशनल जो सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वेबिनार्स हैं, अगर वो उस तरह के प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आप ट्राई कीजिए। एक इजी ऑप्शन है और ये एक ऐसा टेम्पलेट है जहां पर आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन इजी हो जाता है यूजीसी केयर के कंपैरिजन में। इसके अलावा एक जो एडिटेड बुक्स होती हैं उसमें चैप्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल जब हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो वहां पर कई बार ये बहुत स्पेसिफिकली मुझे कोई डेफिनेशन नहीं मिली कि दिस पब्लिशर इज नेशनल और दिस इज इंटरनेशनल। ठीक है, आजकल जो बुक्स हैं अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर है तो देखा जाए तो उसका सर्कुलेशन तो इंटरनेशनल हो सकता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन एज सच की ये पब्लिशर तब माना जाएगा नेशनल या इंटरनेशनल, ये कंडीशंस होंगे, एज सच कुछ मुझे नहीं नजर आता। तो आप वहां पर पब्लिश करा सकते हैं अपने चैप्टर्स को या आर्टिकल्स को। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था रिसर्च वाले पार्ट में स्पेसिफिकली 3.2.2 में कि ये एक आसान ऑप्शन है। यहाँ वाले ऑप्शन को जब तक कि आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में सक्सेसफुल नहीं होते आप अच्छा ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम फिर, वेट ए मिनट, आउटरीच एक्टिविटीज 3.3 इंडिकेटर। आउटरीच एक्टिविटीज मींस जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस की बाउंड्री से बाहर जाकर कुछ करते हैं तो ये एक आउटरीच एक्टिविटी हो जाती है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा। लिस्ट रिवाइजिंग एवरी टाइम, हाउ टू कीप कोप अप विथ। एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, ये मनजीत यादव ने, कि यूजीसी केयर लिस्ट कीप्स रिवाइजिंग एवरी टाइम, तो हम कैसे कॉप अप करें। तो देखिए उसमें ये है कि अगर जिस टाइम पर आपने पब्लिश कराया अपना पेपर, अगर वो यूजीसी केयर लिस्ट में या यूजीसी लिस्ट में था तो वो जो वेबसाइट का उसका एविडेंस है वो आप अपने पास रखिए अपने पेपर के पब्लिकेशन के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि करंट में अगर वो जर्नल नहीं है लिस्ट में और जब आपने पब्लिश कराया था तो वो नहीं माना जाएगा, तब वो माना जाएगा। ये बात ये है कि जिस टाइम पर आप पब्लिश करा रहे हैं उस टाइम पर वो लिस्ट में है या नहीं है। आप सभी को मेरा पीपीटी विजिबल है अभी या नहीं, ये बताइए थोड़ा सा, मुझे लग नहीं रहा है कि विजिबल है। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं 1 मिनट कुछ क्वेश्चंस और देख लेता हूं जो मुझसे चैट बॉक्स में। नाउ इट इज विजिबल, द सेम इज हैपनिंग, ओके। कैन अप्लाई पेटेंट ऑफ एनी साइकोलॉजिकल, अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि कैन वी अप्लाई फॉर पेटेंट फॉर ए साइकोलॉजिकल टूल। तो मैं बता दूं कि देखिए जो आईपीआर है जिसमें कॉपीराइट और उसके लिए बात की जाती है पेटेंट के लिए, तो काफी डेप्थ में चीजें हैं इसमें समझने के लिए। तो इसमें हमें कभी एक सेपरेट वर्कशॉप रिलेटिंग टू कॉपीराइट एंड पेटेंट्स रखनी होंगी जिसमें वो बारीकियां बताएंगे कि किस तरह के आइटम्स पेटेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं और
किस तरह के कॉपीराइट्स में, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है उस एरिया का, तो मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि बेकार में आप मिसगाइड हो जाएंगे उस पॉइंट को लेकर। यस, तो आउटरीच एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा था। आउटरीच एक्टिविटीज में कि आपको, जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल देता हूं मैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आपने किसी हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप किया, ये एक आउटरीच एक्टिविटी है। अगर आपने कोई सड़क सुरक्षा अभियान चलाया लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर, मतलब आप अपने इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज से बाहर जा रहे हैं और मिलके सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, उस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो लोकल लेवल पर भी करनी है और नेशनल लेवल पे भी करनी है। जैसे देखा होगा आपने लोकल लेवल पर, ये जो एग्जांपल्स में दे रहा था कि ब्लड डोनेशन कैंप है और वोटर अवेयरनेस है, लिटरेसी अवेयरनेस है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये लोकल लेवल पर बहुत अच्छे काम आते हैं। जहां पर आपका इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है उसकी सराउंडिंग में आपका एक तरह से फर्ज बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को अवेयर करना, तो उस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उनमें इंस्टीट्यूशंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस तरह से दो तरह के आउटरीच एक्टिविटीज हो सकती हैं। जब हम बात करते हैं 3.3.1 की, कि आउटरीच एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं करना है, आप ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स जो देनी होती हैं आपको आउटरीच एक्टिविटीज की, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा किस तरीके से डेटा फिल होता है। तो ये इस तरह का डिमांड करते हैं आपसे 3.3.1 और 3.3.2 कि किस ईयर में नेम ऑफ द एक्टिविटी, नेचर ऑफ द एक्टिविटी किस तरह की थी, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम था या कोई रैली थी, किस तरह का था, किस डेट को किया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। देखिए एक चीज जरूरी है, नेक के मैनुअल को पढ़ के जो पता चलता है, जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, कि आप जो भी प्रोग्राम कराएं उसमें आपको पार्टिसिपेंट्स कितने थे, उनकी अटेंडेंस, जो कि फीडबैक फॉर्म या जो भी कुछ होता है वो होना बहुत जरूरी है। अक्सर कई जगह पर उस चीज को डिमांड करा गया है, वरना कई बार क्या होता है, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने कराया, पर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे आपने, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि आप एविडेंस कैसे देंगे सचमुच बहुत अच्छा प्रोग्राम था और प्रोग्राम इफेक्टिव था, कितने पार्टिसिपेंट्स बेनिफिटेड हुए। आप कहते रहिए सर 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, या जैसे कि मैं इस उसकी बात करूं, हमारे एफडीपी के तो 304 कनेक्टेड हैं इस वक्त, लेकिन अगर आप फीडबैक नहीं रखते हैं, अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, स्क्रीनशॉट्स नहीं रखते हैं, तो फिर इस तरह के प्रोग्राम कराने का नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे। तो वो काफी हद तक उन पर डिपेंड करता है कि स्कोर किस तरह से वो करें। इसके बाद आउटरीच एक्टिविटीज का डिटेल आपने दे दिया, तो 3.3.1 एंड 3.3.2 जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है कि आउटरीच एक्टिविटीज कितनी ऑर्गेनाइज कराएं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कितना कर रहा है आपका आउटरीच एक्टिविटीज में। जो 3.3.3 है थर्ड क्वेश्चन, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने डिमांड किया है डेटा की स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन नेशनल प्रायोरिटी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, बट दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट, आप और किसी और भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्वच्छ भारत, एड्स अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटिविटी, योगा, डिजिटल इंडिया, नेशनल वाटर मिशन एंड मैनी मोर। सो स्पेसिफिकली आउटरीच एक्टिविटीज तो टोटल आपने दे दी, यहाँ पर यह भी डिमांड किया जाता है कि स्पेसिफिकली नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स में किस किस में पार्टिसिपेट किया, उसका डेटा भी आपसे डिमांड किया जाता है। और उसके बाद 3.3.4 इज द ओनली स्लाइड जो मैंने सेपरेट रखी है जहां पर आपका क्वालिटेटिव डेटा होता है, या मैं ये कहूं कि जो टीम आपकी नेक की विजिट करने आएगी आपके इंस्टीट्यूशन को, वो जो स्पेसिफिकली फोकस करेगी वो 3.3.4 की स्लाइड पर करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है वो 3.3 एक्सक्लूडेड स्लाइड है, कहीं ना कहीं उस स्लाइड का जो लिंक अप है इन सभी से, लेकिन सिंगल स्लाइड है, यानी कि सिंगल क्वेश्चन है जो इस क्राइटेरिया में जो टीम आती है बाहर से वो चेक करती है, अदरवाइज बाकी तो आपके डीवीवी में चेक हो ही जाते हैं। Fifth question is 3.3.5 awards and recognitions received
फॉर आउटरीच एक्टिविटीज फ्रॉम गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज। अब आप जब पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज में इन कोलैबोरेशन विद आउटर एजेंसी, तो आप उन सर्टिफिकेट्स को, उन लेटर्स को, लेटर सेट पे भी जो आपको अप्रिशिएशंस मिलते हैं, संभाल के रखिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर वो काम आने वाले कि लोगों ने अवार्ड क्या दिया, रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया आपको, तो कहीं ना कहीं वो 3.3.5 में उनका आंसर करना होता है आपको। और देख लेते हैं एक बार किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछ लेते हैं ये लोग। थ्री पॉइंट 3.5 में जो डिमांड करते हैं ये लोग आपसे डेटा की, वो करते हैं किस ईयर में, नेम ऑफ द एक्टिविटी, नेम ऑफ द अवार्ड और रिकॉग्निशन। तो वो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी हो सकती है, वो आपका अप्रिशिएशन लेटर भी हो सकता है, बहुत टाइप्स के अवार्ड होते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए नेम ऑफ द अवार्डिंग गवर्निंग गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। वो हो सकता है आपको हॉस्पिटल्स हो, वो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स क्लब हो, कोई भी आपको उस तरह का वो प्रोवाइड कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो आउटरीच एक्टिविटीज है किसके साथ कोलैबोरेट करके की। इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर आते हैं जो 3.3.4 है, सी ऑन द स्लाइड। एक मिनट रुकिएगा जरा। ये लोग भी डिस्टर्ब करे बिना मानते नहीं है, बीच बीच में तो रिमूव करना होता है फिर। ये जो आपकी स्लाइड है जो 3.3.4 है, यानी कि आपके थर्ड नंबर के इंडिकेटर से रिलेटेड, इसमें आपको एक डेस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लिखनी होती है। डिस्क्राइब द वे इन विच आउटरीच एक्टिविटीज कंडक्टेड। आपने उस आउटरीच एक्टिविटीज को किस किस के साथ मिलकर किस तरह से किया, किन को इन्फ्लुएंस किया, सेंसिटाइज किया टू सोशल इश्यूज एंड कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। जब भी आप कोई भी आउटरीच एक्टिविटीज करेंगे ना और ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप कोई भी किसी भी तरह का सड़क सुरक्षा अभियान चलाइए, वोटर अवेयरनेस कैंप चलाइए, लिटरेसी को लेकर रैली निकालिए, फिर आपसे पूछा जाए कि लोगों को क्या बेनिफिट हुआ होगा, आपके स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। जब ये वाले क्वेश्चंस आप अपने आप से करेंगे, स्टूडेंट से करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे और आप इस रिपोर्ट को आसानी से लिख सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल रिपोर्ट नहीं है। Outreach is an activity of providing services to populations who might not be otherwise have to access those services. So यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है, और मैंने जैसा कि बताया जो टीम आने वाली है वो आपके स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के बेसिस पे चेक करेगी। बट दिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू होल आउटरीच एक्टिविटीज। तो बाकी जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं सपोर्टिंग उसमें एविडेंसेस में इसके साथ आ जाते हैं, तो वो सारे ही चेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि वो जो चेक करेंगे वो आपके आउटरीच एक्टिविटीज वाला एरिया करेंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ को, कोलैबोरेशन एंड लिंकेजेस। इस इंडिकेटर में टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चंस डिमांड करते हैं नेक वाले। नंबर 1, नंबर ऑफ लिंकेजेस फॉर फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड रिसर्च एटसेट्रा। ये वाला एरिया जो मुझे समझ में आता है ठीक से वो ये है कि इस तरह के लिंकेजेस जिसमें कि आप फैकल्टी को एक्सचेंज करते हो 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करते हो, यानी कि कॉलेज ए और कॉलेज बी, कॉलेज बी का स्टूडेंट कॉलेज ए में और कॉलेज ए का बी में, और वो काफी डिस्टेंस पर भी होने चाहिए। तब कुछ अलग सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। मान लीजिए एक महाराष्ट्र का कॉलेज है, एक यूपी का, जब ये लोग एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं तो डेफिनेटली कल्चरल चीजें हैं, और बाकी जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, टीचर्स का जो एक थ्रो है पढ़ाने का, कुछ ना कुछ डिफरेंस, लोगों को वहाँ के सोसाइटी में का डिफरेंस, वो एक जो एक्सपीरियंस मिलेगा अलग अलग स्टूडेंट्स को, वो है एक्सचेंज प्रोग्राम। वो फैकल्टी के लिए भी होना चाहिए और स्टूडेंट
के लिए भी होना चाहिए और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी होना चाहिए। डिपेंड करता है अगर आपके यहाँ पीजी कोर्सेज हैं और पीएचडी भी कराते हैं अगर आपके टीचर्स। तो इस वाले अगर क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये एक लाइव एग्जांपल मुझे स्कूल्स में मिलता है। स्पेसिफिकली जो थर्ड लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई फ्रेंच सीख रहा है और फ्रांस में कोई हिंदी सीख रहा है, तो वो यहाँ के 15 स्टूडेंट्स वहां जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स के घरों में रहेंगे, वहाँ के स्कूल्स में भी जाएंगे, वहाँ के यहाँ आएंगे। तो उस तरह का जो एक कोलैबोरेशन मुझे नजर आता है बड़ा अच्छा खासा एक्सचेंज को लेके या फैकल्टी को लेके भी देखा, लेकिन जो थोड़ा सा वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें देखने को मिलता है, लेकिन आमतौर पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ये वाला चीज नहीं नजर आती। क्वेश्चन नंबर 3.4.2 है नंबर ऑफ फंक्शनल एमओयूज विद इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अदर यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट हाउसेस। अब एमओयूज की बात करें और उसके सिग्नेचर की बात करें कि भाई एमओयूज वर्क कैसे करते हैं, तो उसका एक लाइव एग्जांपल मुझे ये लगता है कि अभी रिसेंटली क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, तो मेरे यहाँ पर बीकॉम का एक कोर्स है जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि आप लोकल लेवल पर किसी को भी स्किल पार्टनर बनाइए और एक एमओयू साइन कीजिए, और उनका ये कोर्स है 45 आवर्स का बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये कंप्लीट कराइए। तो उसमें हमने एक नियर बाय इंस्टीट्यूट था कंप्यूटर का, उसके साथ एमओयू साइन किया और उन्होंने वो जो करिकुलम था उसके अकॉर्डिंग बच्चों का वो कोर्स कंप्लीट कराया, ट्रेनिंग प्रोवाइड की उन्होंने असेसमेंट भी किया स्टूडेंट्स का। और ये एमओयू साइन ये हुआ कि हमारे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जितने भी रिलेटेड टू कंप्यूटर बेसिक स्किल्स और एडवांस स्किल्स, वो ट्रेनिंग जो पार्ट है वो इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड किया करेगा। थ्योरेटिकल पार्ट हम कॉलेज में दे देंगे, लेकिन ट्रेनिंग पार्ट जो देने का काम है वो उस इंस्टीट्यूशन का है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि एमओयू किस तरह से काम कर सकते हैं। फंक्शनल एमओयू मतलब वो एमओयू फंक्शनल है, अगर आपने एमओयू साइन किया तो उसके बेसिस पे जो भी एमओयू में डिसाइडेड एक्टिविटीज है वो हो रही है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि institutions has linkages with schools and other educational agencies for both academic and outreach activities and jointly organizes। तो यहाँ पर आपको लोकल कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस टीचिंग और इंटर्नशिप के लिए आपके जो लिंकेजेस हैं, देखिए जो जिन स्कूल्स में आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस टीचिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लेटर हेड पर एक कम्युनिकेट करते हैं उनको कि हम आपके यहाँ पर ये कराना चाहते हैं, फिर वो आपको कम्युनिकेट करते हैं कि यस हम रेडी हैं और आप करा सकते हैं इसको, और इस तरह से दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है और फिर हमारी जो प्रैक्टिस टीचिंग है या इंटर्नशिप वाली जो एक्टिविटीज है वो पॉसिबल हो पाती है। उसी तरह के लिंकेजेस की यहाँ पर बात हो रही है, वो लोकल कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज। लोकल कम्युनिटी बेस्ड ऐसा हो सकता है कि आपके अगर सिटी में कोई रिवर है उसके लिए कोई एनजीओ वर्क करता है तो आप उनके साथ एक टाई अप कर सकते हैं और कोलैबोरेशन में कुछ प्रोग्राम्स चला सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, लिटरेरी, कल्चरल, ओपन डिस्कशन, इस तरह के प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हैं। इवन जो आपके प्रैक्टिसिंग स्कूल्स हैं, इंटर्नशिप वाले स्कूल्स हैं, उनके साथ भी टाई अप करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी हद तक जो चीजें हैं वो ये है कि आप उस तरह के टाई अप्स रखें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, लोकल लेवल पे भी, चाहे वो जनरल कॉलेजेस हो या इवन रिहेबिलिटेशन क्लिनिक्स भी हो, जहाँ पर कि उस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ स्पीच प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, या आप ये देखिए कि कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली अटेंशन है, साइकोलॉजिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह के कोलैबोरेशंस लोकल लेवल पे आप कर सकते हैं। और इसमें मैं एक दो चीजें और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये नजर कैसा आता है जब इसको आप उस पे करते हैं सॉफ्टवेयर में, जब आप फिल करते हैं इस डेटा को। एक मिनट रुकिएगा जरा। यस, जो मैं बात कर रहा था चेकलिस्ट वाली, तो वो इस तरह से होता है कि मान लीजिए इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएटेड ए इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड अदर इनिशिएटिव फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ। जब आप SSR फिल करेंगे तो
वो जो इनका सॉफ्टवेयर है अंदर से वो किस तरह का नजर आता है। तो वो आपसे पूछता है कि ये जो 4 पॉइंट्स है इनमें से कितनी चीजों में आप एग्री करते हैं, कि आपसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके छोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, या ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करते हैं और एनकरेज भी करते हैं नोवेल आइडियाज के लिए, तो आप 2 पर टिक कर सकते हैं। या आपके ऑफिशियल अप्रूवल्स भी हैं, सपोर्ट भी है इनोवेटिव ट्राई आउट्स के लिए, तो आप 3 पे कर सकते हैं। और अगर आप मटेरियल एंड प्रोसीजर सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, कुछ जगह पर ज्यादा भी होते हैं, जैसे 7 में से सिर्फ 4 करने या 3 करने, तो ऑल ऑफ द अबव भी कर सकते हैं। तो उस तरह का जो आंसर है आप कर सकते हैं। सो माय प्रेजेंटेशन इज ओवर हियर। अब आप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस के लिए आप हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपको परमिशन दे दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन पूछ सकें। क्वेश्चंस के लिए आप हैंड रेज कीजिए। यस, शालिनी शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा। हेलो, जी शालिनी मैम पूछिए। कैन यू हियर मी सर? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर माय क्वेश्चन इज कि यूजीसी केयर में जो जितने भी जनरल्स हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ वेरी गुड जनरल टू पब्लिश द पेपर? मैम उसमें जितने भी हैं वो सभी अच्छे हैं। अच्छा, एंड व्हाट विल बी बेटर देखिए, द बेटर ये देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 5 पेपर्स मेरे भी पब्लिश्ड है यूजीसी केयर में। उसमें सबसे हाँ अच्छा जी। तरीका ये होता है कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज का कोई जर्नल हो तो वो ज्यादा एक स्टार्टिंग करना अच्छा रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। कई बार क्या होता है कि उसकी सिर्फ वेबसाइट है, ऑनलाइन है, और आप नहीं बहुत डिटेल में पता कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पुराना ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो किसी जर्नल को चला रहा है तो वो उसको सेलेक्ट करें तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड आंसर है, ऐसा नहीं है, वरना उसमें जितने भी जर्नल्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं। ओके। और सर एक पॉइंट आपने ऐड किया था कि अगर कोई आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है तो उस केस में आप कोई भी अगर एक्सपर्ट है या कोई भी ऐसा रिप्यूटेड एमिनेंट पर्सनालिटी है उसके साथ अगर आप एड ऑन करें तो दैट विल बी बेटर। नहीं, उसमें मैंने ये कहा था, देखिए होता है क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, स्पेसिफिकली बाहर के कंट्रीज के कभी भी रिसर्च पेपर पिक कीजिए आप, उसमें आप हाँ जी। देखेंगे कि 2, 3, 4 ऑथर्स भी होते हैं। यस। उसका पर्पस ये होता है कि मान लीजिए मैंने पीजी कर लिया और मैं जिस भी कॉलेज से पढ़ाई की थी, तो उस लेवल पे हो सकता है फैकल्टी मेंबर्स भी नहीं थे। कई बार ऐसे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे जहां पर किसी भी फैकल्टी मेंबर का एक भी पेपर यूजीसी केयर में नहीं है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है उस लेवल पे। यहाँ पे कनेक्ट करना लोगों के साथ, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन पर हो सकता है, तो उसमें आपको ना एक अच्छे लेवल की चीज ये मिलती है कि जब आप स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं अदर इंस्टीट्यूशन से, तो डेफिनेटली जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है तो उसके वो एक मेंटरशिप करेगा आपकी, और कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपका पहला पेपर पब्लिश करने में। और पहला पेपर पब्लिश करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि अच्छा, ये ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी जो मुझे लग रही थी, अगर मैंने कर लिया। क्योंकि कभी भी करने के बाद चीजें उतना मुश्किल नहीं होती है, वो फर्स्ट टाइम जब तक नहीं होती है तब तक ही बहुत मुश्किल है कि ये पता नहीं हो पाएगा नहीं, यूजीसी केयर पता नहीं कैसे लोग हैं जो जिसमें पेपर पब्लिश होते हैं, तो वैसा नहीं है। तो मेरा पर्पस था कि उस तरह के लोग जिनके पेपर पब्लिश हो चुके हैं, मेंटरशिप आपको मिल जाती है उनसे एक तरह से, तो वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं, वो एक तरीका है उस तरह के पेपर जर्नल्स में पब्लिश करने का, अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो। और सर अगर हमें अपना एपीआई स्कोर बढ़ाना है तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पे किसी एमिनेंट एक्सपर्ट को रखा है एंड देन सेकंड पे मैंने खुद को रखा है, तो वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है सर? मैम वो तो जो वैसे देखा जाता है नॉर्मली 70-30 का जो मैंने सुना है, लेकिन मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले 70 और 30 का लालच छोड़ दीजिए। हाँ सबसे जी। पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए कि मैं उस लायक हो गई हूँ कि नहीं। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपको 70 मिल रहा है, 30 मिल रहा है। अगर एक बार आप कॉम्पिटेंट हो गए उस लेवल पे पेपर लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो मैडम पता नहीं कितना स्कोर होगा फिर आपका आगे जाके। थैंक यू सो मच सर। निधि गुप्ता मैम,
यस मैम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो यूजीसी केयर लिस्ट में कि जनरल में पब्लिश्ड पेपर होते हैं और एक पीयर रिव्यूड जनरल होते हैं, उनमें पब्लिश्ड जी पेपर जी होते जी हैं, जी क्या जी वो जी। इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस में कोई फर्क होता है? इस चीज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा पीयर रिव्यूड जर्नल में अगर पब्लिश्ड है पेपर डेफिनेटली तो? अगर हम कंपेयर करें तो जो हायर साइड है वो तो यूजीसी केयर की है मैम, लेकिन जी पीयर रिव्यू की भी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात सिर्फ नेक की करें तो नेक वालों ने क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर कंडीशन है। अदरवाइज वैसे तो पीयर रिव्यू और उसमें भी पब्लिश करते हैं लोग। तो सर जैसे हम कंप्यूटर साइंस में यूजीसी केयर लिस्ट में जनरल बहुत कम दिखाई देते हैं, मतलब मैंने तो ढूंढा, मुझे तो कुछ कोई मिला ही नहीं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसा। जनरल से पहले आप किसी ऐसे पर्सन को ढूंढिए जिसका पब्लिश हुआ हो आपके डोमेन में, फिर देखिए आपके ज्यादातर जो वो ऐसे क्वेश्चन है ना, हिडन क्वेश्चंस जो मुझे भी नहीं पता होंगे, वो आपको डेफिनेटली आंसर करेंगे। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर शैली मैम बताइए। शैली मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फिर पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। अब आपकी आवाज स्लो आ रही है, मुझे थोड़ा सा जोर से बोलिए शैली मैम। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज डॉक्टर शैली फ्रॉम बीएड कॉलेज सिद्धवान, लुधियाना। जी मैम बताइए। सर, एम आई ऑडिबल? मतलब गूंज रही है आपकी आवाज, लेकिन आप बोलिए, कोशिश करता हूँ कि मुझे समझ में आ जाए आपका क्वेश्चन। सर, आई जस्ट वांट टू नो द नेम्स, सम नेम्स इन टीचर एजुकेशन। यूजीसी केयर लिस्ट में जो जर्नल्स हैं उनके नेम्स मुझे थोड़े से आप सजेस्ट कर दीजिएगा। जी मैम आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही। और प्लीज जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, प्लीज अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। हाँ डॉक्टर विष्णु कुमार, यस मैम प्लीज। गूंज रही थी अगर आपने, यस मैम। सर, आई वांट टू आस्क, सर आपका सेशन बहुत अच्छा था, वेरी you, गुड ma'am. एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। एंड सर, आई वांट टू आस्क, कैन यू सजेस्ट सम नेम्स इन टीचर एजुकेशन फॉर यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स, ऑफ यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स इन टीचर एजुकेशन? मैंने मैम ये पॉइंट नोट कर लिया, डेफिनेटली जो भी हमारे ग्रुप्स हैं या वो है उसमें हम शेयर कर देंगे उस चीज को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट इज डॉक्टर विष्णु कुमार। यस सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं डॉक्टर विष्णु कुमार, अजमेर राजस्थान से। जी सर बताइए। सर एक आपने पहले आपका सेशन सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू और सर। काफी इंफॉर्मेशन आपने, अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे दी है और हम सभी प्रतिभागियों को मिली है। मेरा एक सर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो आपने एक 3.4.1 के अंदर कोलैबोरेशन लिंकेजेस के अंदर जो आपने बात कही है, एक मिनट सर, 3.4.1 3.4.1 ठीक है सर, अब बताइए। कोलैबोरेशन लिंकेजेस के अंदर जो आपने की है फैकल्टी एक्सचेंज में। जी जी। तो सर इसमें एक क्वेश्चन था, कोई फैकल्टी से मान लीजिए मैं ही अगर मैं अपने कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं अगर जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कोई इंस्टीट्यूट मुझे इनवाइट कर रहा है कि आप 15 दिन या 20 दिन आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और ये पेपर आप पढ़ा दीजिए, तो सर क्या ये चीज एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड होगी? सर देखिए, दो चीजें, अगर इंडिविजुअल लेवल पे वो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो नहीं होंगी, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अगर ऑन पेपर एग्रीमेंट कर रही हैं, एमओयू या एग्रीमेंट किसी तरह का, कि हम रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी कि हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को एक्सचेंज किया करेंगे फॉर 15 डेज और 1 मंथ, तो डेफिनेटली वो काउंट होगी। हाँ, अगर कॉलेज से लिखकर इंस्टीट्यूट को दे देती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने जो एक्सचेंजेस प्रोग्राम्स देखे हैं जहाँ पर फैकल्टी भी एक्सचेंज होती है और स्टूडेंट्स भी, ज्यादातर ऐसा होता है या तो यूनिवर्सिटीज अलग अलग होनी चाहिए, इवन स्टेट भी अलग हो तो ज्यादा अच्छा है, तभी कुछ दोनों फैकल्टी को सीखने को कुछ डिफरेंट मिल पाता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, डॉक्टर फैज अहमद सर प्लीज पूछिए सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर ले तो और अच्छा लगेगा मुझे। ओके,
कभी हाँ, आप सर। मिलेंगे तो पहचान पाऊंगा मैं आपको कहीं। श्योर श्योर सर। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन, suppose I have a paper, I have published paper, I have put my colleagues names or my guide's name, तो हम इसको कोलैबोरेशन माने कि ना माने? फॉर एग्जांपल पेपर तो हमारे आते रहते हैं जॉइंट कोलैबोरेशन में, तो लेकिन यूनिवर्सिटी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल प्रोवाइड टू देम। आप तो कॉलेज में काम कर रहे हैं, हम तो कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे हमें फैसिलिटी? तो दैट वे सर, ऑल्दो वी हैव जॉइंट पब्लिकेशंस, तो वो उसको कोलैबोरेशन माने कि ना माने, और व्हाट आर द प्रोसीजर? देखिए यहाँ पर जो कोलैबोरेशंस की बात हो रही है वो इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशंस की बात हो रही है। जी जी सर। वो तो जो लिंकअप की कोलैबोरेशन की बात की थी वो कह सकते हैं, लिटरेरी मीनिंग कह सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल्स भी कोलैबोरेट करें, जिससे कि वो आपस, जब कभी कभी क्या होता है ना, वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 1 + 1 11 हो जाता है। बहुत Yes, सारी sir. चीजें निकल आती है, और ये मैंने लाइफ में देखा भी है। कनेक्ट करने से बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं जो पहले नहीं हो रही होती। तो डेफिनेटली वो ये वाला कोलैबोरेशन नहीं है जिसकी मैं बात नेक में कर रहा था, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आप कोलैबोरेट करते हैं तो आपको वैसे बेनिफिट होता है, मतलब नॉलेज वाइज या एक मेंटर्स आपको मिल जाते हैं। सर NAAC एग्रीडेशन के लिए या AIP स्कोर के लिए ऐसा ही तो उसमें कोई फायदा नहीं है फिर, unless that the institute will not allow or give some certificate that we have signed नहीं some नहीं MOU. सुनिए सर, अगर आपका पेपर आपके रिसर्च गाइड या किसी थर्ड पर्सन के साथ पब्लिश्ड है यूजीसी केयर में और उसमें आपका भी नाम है, तो सर वो काउंट होगा, क्यों नहीं काउंट होगा वो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कैन वी टेक इट एज अ सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन? फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट नहीं सर, उसे कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल चीज है, वो कोलैबोरेशन नहीं है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन की बात हो रही है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, संजय जी पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं फाइन सर, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ सर, मेरी बताइए आवाज आ सर। रही है? डॉक्टर साहब, कुछ इफ यू एबल टू स्पेल आउट few of the private agencies those who are providing research project, because I am having a lot of agencies in my mind, those who are government related, isn't it? So if possible, कौन सी ऐसी हैं? सर बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन अभी तक इस पे थोड़ा सा काम नहीं हुआ है। और जो एनजीओ वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं उस पे कुछ ऐसे लोगों को सर्च करने की रिक्वायरमेंट है कि स्पेसिफिकली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इवन गवर्नमेंट के साथ भी आ रही होगी, कि उतने प्रोजेक्ट्स होते भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट सारे लोग कैपेबल भी हो तब भी गवर्नमेंट के पास उतने प्रोजेक्ट नहीं है कि सभी कॉलेजेस को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली वो गैप तो रहेगा। तो उस पे मैं सोच रहा हूँ कि डेफिनेटली कुछ किया जाए, आगे के लिए प्लानिंग तो है, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई लिस्ट तो नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है मेरे पास। श्योर सर, श्योर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद डॉक्टर विष्णु कुमार। यस सर, पूछिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर विष्णु कुमार, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, वीडियो ऑन कर लीजिए और पूछिए सर। मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ सर। अच्छा, राइज मेरा हैंड। अच्छा, आपने हैंड रेज किया हुआ है ना, तो मैं पहचान नहीं पा रहा। हैंड डाउन कर लीजिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए, लोअर हैंड। आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन लोग पूछ चुके हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आजाद जी को। यस सर। रितिका। यस रितिका। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। यस Sir, I want to ask one question that I have many ideas, means ideas रहते हैं सर, implementation जो रहता है उसके लिए एक particular renovate person चाहिए रहता है। मीन्स आपके पास आइडिया है लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उस जगह पर। जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे आइडियाज मालूम, मतलब मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो वो छोटे छोटे आइडियाज प्रोजेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा सकते थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो भी फैमिली हमारी सिचुएशन है, मतलब हेल्थ इश्यूज। आप पहले मुझे बताइए, आप स्कूल से हैं कॉलेज से हैं?
नहीं, मैं स्कूल में ही टीचर हूँ और अच्छा, अभी कोचिंग कर, हाँ तो अभी ये coaching आपका करा एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया। एक्चुअल में आज ये वाली जो एफडीपी है ये स्पेसिफिकली नेक से रिलेटेड है और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। नहीं, आपने सर ये मतलब वो ये पॉइंट बोला था ना, इसलिए कि नहीं नहीं, तो आइडिया। उसमें हम ये करते हैं कि आपने अगर हमारा जो चैप्टर का ऐप है, या सर से बात कर लीजिएगा जो ऑर्गेनाइज करा है, उसको ज्वाइन कीजिए। स्कूल्स को लेके भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो डेफिनेटली जो ये है ना कि मेरे पास आइडियाज हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो हम वहां पर हेल्प करेंगे आपको डेफिनेटली। नो सर, इस लेवल पे नहीं, मींस अदर देन दिस, मतलब स्कूल लेवल पे तो हमने ऑर्गेनाइज किया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया है नेचुरल वे में, मींस सिटीज वगैरह में जैसे कोई से आइडियाज है उसको इंक्लूड किया है, मतलब प्रोजेक्ट पहले स्कूल में शो किए, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। मतलब जब आते हैं लोग एग्जीबिशन देखने तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता भी है, जो अच्छे जी प्रोजेक्ट्स हैं जी उनका। जी जी जी, ये चलिए मैम, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, डॉक्टर एस एन शर्मा जी का, फिर मैं क्लोज करना चाहूंगा यहाँ पर। ओके सर। डॉक्टर नहीं जी डॉक्टर जी साहब, सर, नमस्कार। ओवर टू यू। नमस्कार सर। शर्मा जी वीडियो ऑन कर लीजिए। ऑन सर, वीडियो ऑन। नमस्कार। नमस्कार, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ शर्मा जी हैं तो शर्मा जी हो कोई और पीछे ना हो क्वेश्चन पूछने वाला। जी सर बताइए। मैं ये कह रहा था सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो क्राइटेरिया 3 है जी, उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जैसे पहला है 3.1, 3.12 है, तो जैसे फंडिंग नहीं हो सकती, ग्रांट मिलती नहीं है, तो कौन सा डेटा ऐसा बनाया जाए जिसमें कुछ मार्क्स क्राइटेरिया 3 में हम लोग ले सकें? सर क्रिएशन कुछ नहीं किया जा सकता। वो देखिए मैं आपको बताऊं, रास्ता वही है कि अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी एक सज्जन से कि हमें अगर गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो हम कोलैबोरेट करके इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गई हैं अब तो, उनके साथ किसी तरह से लें, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम कुछ ऐसा करें। क्योंकि डेफिनेटली काफी मैंने लोगों से सुना है, अभी तक उस पर थोड़ा काम नहीं कर पाया हूँ, बिजी रहा, कि बहुत सारी एनजीओज हैं जो इस तरह के उसके लिए प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो सर थोड़ा सा इस एफडीपी के बाद उधर भी काम होना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा उधर, क्योंकि फिर ऑप्शन हमारे पास गवर्नमेंट के अलावा एनजीओज बचते हैं। जी। और बाकी इसमें आगे जो जैसे पब्लिकेशंस में मान लिया डेटा फॉर 5 इयर्स मांगते हैं, जी तो पीछे यूजीसी केयर जनरल में किसी का नहीं है, तो वो तो सब बेकार हो गया। जी सर, वो नहीं, नेक के हिसाब से, मतलब नेक में काउंट नहीं होता है, अदरवाइज वैसे बेकार नहीं है, बाकी जगह पर तो वो काउंट हो ही रहा है, सिर्फ नेक वाले नहीं कर रहे। और जो सर 5 इयर्स के डेटा की बात आती है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा इन्होंने किया है कि जो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन किया 2 इयर्स वाला, तो जो लोग 5 इयर्स में काफी उधर जा सकते हैं। नहीं सर, लेकिन उसका कोई लिंक है नहीं फिलहाल, कोई पीएससी वाला लिंक साइट पे है नहीं। आप मुझसे अलग से बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, डन। Okay. राइट सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you for this wonderful interactive sessions, and I think all the doubts were clear. Now we are moving towards the vote of thanks. Now I would like to request Professor Dr. A.B. Patil to vote of thanks. Professor Dr. A.B. Patil. Good afternoon to all. On behalf of Azad College of Education, Satara, Maharashtra, I extend my gratitude to today's session speaker, Honorable Dr. Sanjay Kumar sir, to take out time from his busy schedule to grace the national level faculty development program. I must mention our deep sense of appreciation for his explanation of NAAC criteria 3rd research and outreach activities. In this session, sir focused on important key indicators of criteria 3. Today, we have an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us. Your thoughts have shown us a new path regarding NAAC assessment and accreditation. I certainly believe that this session will bear fruitful result and lay the firm groundwork
for our future NAC assessment and accreditation process. Once again, thanks, sir, for your informative, encouraging, and enlightening presentation. I also wish to express our deep gratitude to the Honorable Principal Dr. Vandana Nalvade Madam, Azad College of Education, Satara, for her presence in this session and for providing immense support to make this session successful. A special thanks to Professor Dr. Vinay Dondge sir to organize this need-based FDP. I also thanks to IQAC coordinator Dr. Amit Kumar Gagre. I would also thanks to all my staff members and technical staff for their enormous cooperation in the organizing this session. I must thank all the teacher educators from different states for their active participation in this session. Finally, thanks to all people who helped either directly or indirectly to make today's session successful. Thank you, everyone, once again for making this session a great success. पाटिल सर, एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, सभी अपने वीडियो ऑन कर लेंगे एक फोटोग्राफ के लिए. It's a humble request to all the participants. Please on your videos so that we can have a common picture. All the participants have a humble request. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you very much.